नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अलग मर्डर केस के बारे में। एक 29 साल की लड़की का खून हुआ। उसकी लाश मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन करनी शुरू कर दी। उन्हें खूनी का पता भी चल गया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उस खूनी को कभी पकड़ नहीं पाई। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर पुलिस के पास खूनी की सारी इंफॉर्मेशन थी तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए था। पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब कैसे रही? दरअसल ये कहानी ही कुछ ऐसी है जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपको भी बहुत शौक लगेगा। ये कहानी है एक ऐसे खूनी की जो पुलिस के हाथ तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसे अपने कर्मों की काफी भयानक सजा मिली। कहानी शुरू करने से पहले द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। 11 फरवरी 2011 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ थी। अचानक वहां पर पुलिस को एक काला बैग मिला जो कि एकदम लावारिस पड़ा हुआ था। बैग को जब पुलिस ने खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें एक लड़की की लाश थी। उस लड़की के आइडेंटिफिकेशन के लिए पुलिस के पास कुछ खास सबूत नहीं थे, सिवाय इसके कि उसके कमर पर मोर पंख का एक टैटू बना हुआ था। पुलिस ने पब्लिक नोटिस भी जारी किए ताकि उसकी फैमिली पुलिस से कांटेक्ट करे। उस वक्त मीडिया जगत में उस लड़की को लेकर काफी सनसनी मच गई थी। 13 दिन बाद भी जब लड़की के लाश को आइडेंटिफाई करने कोई नहीं आया, तब पुलिस ने फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। जिस दिन उसका अंतिम संस्कार होना था, उसी दिन एक आदमी पुलिस के सामने आया। उस आदमी ने खुद को लड़की का पिता बताया और पुलिस को इतने दिनों बाद उस लड़की का नाम पता चल ही गया, नीतू सोलंकी। अब पुलिस को एक लीड मिल गई थी। उन्होंने नीतू सोलंकी के बारे में जानने के लिए उसकी फैमिली और जान पहचान के लोगों से बातचीत करना शुरू किया। नीतू की बहन अलका से बात करने पर यह पता चला कि नीतू एक लॉ ग्रेजुएट थी, जिसे कोई भी राह चलता लड़का आसानी से छेड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो तुरंत उल्टा जवाब दे देती थी। वो 2010 तक एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। अचानक 2010 में ही उसने अपनी फैमिली को बताया था कि उसे सिंगापुर से एक जॉब ऑफर आया है और वो वहां जाकर शिफ्ट हो रही है। पुलिस ये जानकर हैरान रह गई। उनके दिमाग में एक सवाल था, जब नीतू की जॉब सिंगापुर में लगी थी तो उसकी लाश दिल्ली में कैसे मिली? नीतू की फैमिली भी इस बात को लेकर हैरान थी। हालांकि पुलिस ने नीतू की पिक्चर भी अखबार और न्यूज चैनल में दी थी, लेकिन फिर भी नीतू के परिवार को लगा अगर वो सिंगापुर में है, यहाँ उसका खून कैसे हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने शुरुआत में पुलिस से कांटेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जिसकी लाश पुलिस को मिली है वो कोई और नहीं बल्कि नीतू ही है, तब जाकर उन्होंने भारी मन से पुलिस से कांटेक्ट किया। जब पुलिस ने और अच्छे से नीतू का बैकग्राउंड चेक किया, तब उन्हें पता चला कि कभी सिंगापुर गई ही नहीं थी। उसने अपनी फैमिली से झूठ कहा था कि वो सिंगापुर में शिफ्ट हो गई हैं, जबकि वो दिल्ली में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जिसका नाम था राजू गहलोत। यही राजू गहलोत अब पुलिस का क्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। पुलिस का शक यकीन में तब बदल गया जब उन्होंने राजू के एक कजन नबीन शौकीन से कांटेक्ट किया। नबीन पुलिस का कॉल आने पर घबरा गया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। राजू ने 11 फरवरी 2011 की सुबह नबीन को फोन किया था। उसने कहा कि उसके हाथों नीतू का खून हो गया है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे नबीन की मदद चाहिए थी। नबीन ने जब मना कर दिया तो राजू ने खुद ही नीतू की लाश को बैग में भरकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैग फेंक दिया। आखिर कौन था ये राजू गहलोत जिसने इतने भयंकर हत्याकांड को अंजाम दिया? राजू गहलोत दिल्ली यूनिवर्सिटी से वोकेशनल स्टडीज ग्रेजुएशन के बाद मास्टर की डिग्री ली और फ्रेंच भाषा में
डिप्लोमा किया। अपनी नौकरी की वजह से उसे एयर इंडिया कॉलोनी बसंत विहार में रहने के लिए एक घर मिल गया था। नीतू और वो लिव इन रिलेशनशिप में थे। उसी दौरान उनको पता चला कि उनका गोत्र एक ही है। इंडिया में कई जगह एक गोत्र वालों को भाई बहन माना जाता है। नीतू को लगा अगर ये बात उसने अपनी माँ बाप को बताई तो कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। इसी वजह से उन्होंने अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने का फैसला लिया। वो दोनों कुछ टाइम अपनी अपनी नौकरी छोड़कर बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उन्हें वापस 20 जनवरी 2011 को दिल्ली आना पड़ा। अब वो दिल्ली में एक किराए के मकान में रह रहे थे, जिसका किराया 7,000 रुपए था। धीरे धीरे बेरोजगारी और पैसों की तंगी के वजह से उनमें झगड़े होने लगे। राजू के परिवार के पास काफी सारी प्रॉपर्टी थी। नीतू बार बार राजू पर फोर्स करती थी कि अपने पिता से बात करके हिस्सा मांगे, लेकिन राजू उसकी बात टाल देता था। नीतू एक जिद्दी लड़की थी और राजू भी एक गुस्सैल इंसान था। उनके बीच मुंह से होने वाली लड़ाई अब हाथापाई में बदल गई थी। नीतू अपने घर वालों को अक्सर स्क्वाइप कॉल करती थी ताकि उन्हें लगे कि वो अभी सिंगापुर में ही है। उसने अपनी बहन को खून से एक दिन पहले जब स्काइप कॉल किया था तो बहन ने उसके माथे पर चोट के निशान देखे थे। उसने पूछा भी कि ये चोट का निशान कैसे लगा, लेकिन नीतू ने बोल दिया कि वो सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। इसके बाद कभी उसकी बहन का भी कॉल नहीं आया। आई तो सिर्फ नीतू की मौत की खबर। बाद में पुलिस को पता चला कि नीतू ने 11 फरवरी की सुबह राजू की बहन को कॉल किया था। वो उससे राजू के परिवार का फ्लैट बेचने के लिए कह रही थी। राजू की बहन ने जब मना किया तो नीतू ने उससे भी झगड़ा करना शुरू कर दिया। राजू को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी वक्त हाथापाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसके हाथों नीतू की मौत हो गई। राजू ने नीतू की बॉडी को बैग में डाला। पहले उसका ये प्लान था कि बैग को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वो ट्रेन से कहीं दूर निकल जाएगा या फिर रास्ते में ही किसी सुनसान जगह पर ट्रेन से ही बैग को कहीं धक्का दे देगा। वो एक ऑटो रिक्शा में बैठकर रेलवे स्टेशन तक आया, लेकिन स्टेशन पर बैग स्कैन करने वाली मशीन को देखकर थोड़ा घबरा गया। अगर बैग स्कैन हो जाता तो पता चलता कि उसके अंदर लाश है। इसी वजह से बैग राजू ने स्टेशन पर ही एक सुनसान जगह पर रख दिया और किसी से फोन पर बात करने का नाटक करते हुए धीरे धीरे बैग से दूर होकर वहां से चला गया। बाद में पुलिस और मीडिया को वो बैग मिला। कातिल राजू गहलोत है ये तो पता चल गया था, लेकिन वो कहाँ है ये अब भी एक सवाल था। इंक्वायरी जब आगे बढ़ी तो पता चला राजू नीतू के साथ जिस किराए के मकान में रहता था, जाने से पहले उसका किराया दे दिया था ताकि मकान मालिक नीतू के बारे में कोई पूछताछ ना करे। उसने मकान मालिक से कहा था कि वो विदेश जा रहा है। ये आखिरी बार था कि राजू गहलोत को उस एरिया में देखा गया था। उसके बाद इंस्पेक्टर रितेश कुमार और उनकी टीम ने राजू के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इनके हाथ नहीं लगा। राजू के परिवार वाले भी पुलिस के टच में थे। उनके पास एक लेटर आया जिनका पता पुलिस को चला। लेटर में से एक सिम कार्ड मिला और लेटर में अपने भाई को लिखा था कि उस सिम को लगाकर हमसे बात करे। ये सिम मुंबई के परेल एड्रेस पर लिया गया था। पुलिस वाले अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि राजू उन्हें मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने वहां छापा मारा, लेकिन पता चला कि स्टेशन के बाहर सिम बेचने वाले के नाम पर सिम लिया गया था। राजू ने उन्हें एक बार फिर से चकमा दे दिया था। एक बार तो राजू को खोजते हुए पुलिस की टीम नेपाल तक चली गई थी, लेकिन वहां भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। राजू ने इस बीच लगभग 15 मोबाइल फोन और 15 सिम कार्ड का इस्तेमाल इतनी चालाकी से किया कि पुलिस भी उसकी लोकेशन को समझने में काफी कंफ्यूज हो गई। राजू गहलोत न सिर्फ दिल्ली पुलिस के मोस्ट वांटेड के लिस्ट में आ चुका था, राजू गहलोत के बारे में बताने पर 2 लाख का इनाम भी रखवाया गया
ताकि जनता से उसके बारे में कोई जानकारी मिल सके, लेकिन राजू फिर भी नहीं मिला। राजू और पुलिस वालों के बीच ये चूहे बिल्ली का खेल कुछ दिनों तक और चला, लेकिन उसके बाद पुलिस का हौसला कमजोर पड़ने लगा। अब धीरे धीरे उन्हें लगने लगा था कि राजू ने अपनी चालाकियों की वजह से उन्हें चकमा दे दिया है। लेकिन क्या राजू वाकई बचा रह पाया? वक्त निकलता गया। नीतू सोलंकी मर्डर केस को अब 8 साल बीत चुके थे। इस केस पर सबसे ज्यादा वक्त बिता चुके इंस्पेक्टर रितेश कुमार को अचानक 25 जून 2019 को एक कॉल आता है। कॉल की दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने कहा कि जिस शख्स की उन्हें तलाश है वो गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। रितेश कुमार समझ चुके थे जिस शख्स की यहाँ बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि राजू ही है। पुलिस फटाफट गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि राजू गहलोत हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। वहां पहुंचकर पुलिस को सिर्फ एक यही बात नहीं पता चली, ऐसी और भी कई बातें थी जिनके सामने आने पर होश उड़ गए थे। राजू गहलोत काफी दिनों से रोहन दहिया नाम से गुड़गांव के एक बड़ी इंफोटेक कंपनी में काम कर रहा था। कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ तक कि 10वीं और 12वीं का मार्कशीट भी नकली बनवाया हुआ था। जब राजू उर्फ रोहन दहिया के कलीग से पुलिस ने पूछताछ की तो उसकी सच्चाई जानकर सारे लोग शॉक्ड रह चुके थे। कंपनी में काम करने वाले लोगों के हिसाब से रोहन दहिया एक बहुत ही हिसाब से रहने वाला और मेहनती इंसान था। कंपनी में काम करने के दौरान उसकी सैलरी भी बढ़ी और साथ ही उसके प्रमोशन भी हुए। कंपनी में काम कर रहे बाकी 500 लोगों की तरह रोहन दहिया भी एक साधारण एम्प्लॉय था जिसके पास्ट के बारे में कोई नहीं जानता था। वो कंपनी में सबसे एकदम तमीज से बात करता और वो बातें भी ज्यादातर काम से रिलेटेड होती थी। कंपनी में अपने अच्छे कंडक्ट की वजह से वो जल्द ही 8 लोगों की टीम को लीड भी करने लगा था। राजू को रोहन दहिया के नाम से जानने वाले कंपनी के लोगों को उसकी एक आदत बहुत अजीब लगती थी। वो कभी भी स्मार्टफोन नहीं लेता था। 2019 में जब हर किसी के पास स्मार्टफोन था तब भी वो कीपैड वाले फोन से ही काम चला रहा था। अगर कोई उससे उस कीपैड वाले फोन के बारे में पूछता तो उसे यही जवाब मिलता कि वो कीपैड वाले फोन से ज्यादा कंफर्टेबल है। राजू गहलोत बीते 8 सालों में पुलिस की प्रेशर की वजह से अपने परिवार से भी बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखता था, जिसकी वजह से उसके कलीग्स को उसके पास्ट लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। अचानक ही राजू को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हुई जिसका असर उसके दोनों किडनी पर हुआ, जिसकी वजह से उसके कलीग्स ने कंपनी की ही एक इंश्योरेंस के चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। राजू डॉक्टर को भी अपना पूरा नाम बताने से काफी ज्यादा झिझक रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसका अंत नजदीक है उसने अपनी सारी सच्चाई डॉक्टर को बता दी और फैमिली वाले से कांटेक्ट किया। 8 साल बाद राजू गहलोत के बारे में उसके परिवार वालों को पता चला, वो भी तब जब वो हॉस्पिटल बेड पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। राजू का परिवार पुलिस वालों के सामने ही राजू के डेड बॉडी को लेकर गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस केस की सबसे खास बात ये रही कि राजू कोई हिस्ट्री सीडर नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी मौत तक हमेशा पुलिस से बचता रहा। वो बहुत चालाक इंसान था जिसे जाली डॉक्यूमेंट बनवाने की पूरी जानकारी थी। इन 8 सालों में ना जाने उसने कितनी बार अपने नामों को बदला होगा और कहां कहां रहा होगा। दिल्ली पुलिस उसे दुनिया भर में ढूंढ रही थी, लेकिन वो बस उनसे 1 किलोमीटर दूर गुड़गांव में बैठा एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा था। पुलिस के अनुसार राजू के बार बार बचने में सबसे बड़ा हाथ जाली डॉक्यूमेंट का ही था। पुलिस वालों ने कहा कि देश में जाली डॉक्यूमेंट बनवाना और उन्हें यूज करना काफी आसान हो गया है। इन डॉक्यूमेंट के बनाने वाले के खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए।
जिससे पुलिस जल्द ही मुजरिम तक पहुंच सके और वो उन्हें चकमा ना दे पाए। क्या आपको लगता है कि जिस राजू गहलोत को अदालत सजा ना दे सकी उसे कुदरत ने सजा दे दी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको इस तरह की क्राइम वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद। 22 नवंबर 1999 डेली जब न्यूज़पेपर ऑफिस के बाहर एक पैकेज आता है जो कि जमील चिश्ती के हवाले कर दिया जाता है, जो कि उस वक्त के क्राइम रिपोर्टर थे। पैकेज खोलने पर चिश्ती साहब को कुछ बच्चों की तस्वीरें मिलती हैं और एक खत जिसमें लिखा हुआ था 100 बच्चों का कत्ल करने का मकसद पूरा होता है। आपको साथ में बच्चों की तस्वीरें मिलेगी। ये कौन है और कहां से है? मैं चाहता हूं कि आप अपने अखबार के जरिए दुनिया को बताओ कि मैंने क्या किया है। मैं अपनी 32 पेजों की डायरी भी आपको दे रहा हूँ। वो मेरे 100 कत्ल का मुकम्मल कन्फेशन है। आप मेरे मकान में जाओ, आपको सब सबूत मिल जाएंगे। जब आपको मालूम होगा कि मैंने क्या काम किए हैं तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। फिर क्या, वो रिपोर्टर उस मकान में पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा होता है। तो दीवार को पार करके अंदर जाते हैं तो सामने उन्हें 85 पैरों के जूते मिलते हैं। एक कमरे में एसिड का ड्रम पड़ा होता है और उसमें से बेतहाशा स्मेल आ रही होती है। दीवार पर उन्हें कार्ड चिपके हुए मिलते हैं जिस पर कुछ और सबूत थे। जिसके बाद अखबार ये भयानक खबर पब्लिक तक पहुंचाती है, साथ ही 97 बच्चे का नाम और उनके पते। उसके बाद उस मकान के बाहर माँ बाप का भीड़ इकट्ठा हो जाता है और बेतहाशा रोने लगते हैं और उनके मन में एक गुस्सा भी भर जाता है। वो अपने मासूम बच्चों की पहचान कपड़े और जूतों से करते हैं। यहाँ पर जावेद इकबाल नहीं होता है और वो भाग गया होता है। और फिर शुरू होता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हैवानियत केस। यहाँ जावेद की तलाश जारी रहती है लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर आता है दिन 29 दिसंबर 1999। जावेद एक बार डेलीजन अखबार के बाहर दस्तक देता है और अंदर दाखिल होते ही अपना सरेंडर पेश करता है। जावेद इकबाल अगले कुछ घंटों तक जर्नलिस्ट से बात करता है। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद लोग तंग रह जाते हैं। जावेद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आखिर कौन था ये जावेद इकबाल? इसके साथ क्या कुछ हुआ कि इसने इतने बड़े क्राइम का अंजाम दिया? चलिए जानते हैं इस सनकी दरिंदे के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। जावेद एक काफ़ी अमीर और रईस परिवार का 6ठे नंबर का लड़का था। उसके 4 बहन और 5 भाई थे। उसके माँ बाप के मुताबिक वो बहुत ही जहीन और चालाक लड़का था। लेकिन वक्त के साथ वो अपनी फैमिली के लिए परेशानियां खड़ी करने लगा। वो सनकीपन और पागलपन का शिकार होने लगा। वो अक्सर रात में सबको जगाकर एक लाइन में खड़े होने को कहता था। जावेद के भाई के मुताबिक वो अपनी मन के चीज लेकर ही रहता था और अगर उसके माँ बाप मना करें तो पूरे परिवार को परेशान करके रख देता था। पढ़ाई वढ़ाई के बाद जावेद के पिता ने उसे एक अपना बिजनेस सेट करके दिया। वहाँ मोस्टली बच्चों को हायर किया करता था क्योंकि उनको तनख्वाह कम देनी पड़ती थी। लेकिन इसके पीछे एक और वजह थी। दरअसल जावेद होमोसेक्सुअल था और वो बच्चों के साथ अट्रैक्ट होता था। जब माँ बाप को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसकी फौरन शादी करा दी। उसकी 2 बार शादी हुई लेकिन कोई भी शादी 1 साल से ज्यादा नहीं चली। आगे जाकर जावेद ने वीडियो गेम की शॉप खोली तो वहाँ पर गली के बच्चे आकर गेम खेलते थे। जावेद ने इस मौके का फायदा उठाया और वो जमीन पर 100 का नोट फेंक देता था कि कोई ना कोई बच्चा जरूर उठाएगा। बच्चों को लाइन में खड़ा करता और एक एक कर प्राइवेट रूम में ले जाकर बोलता कि तुम्हारी तलाशी करनी है और ये बच्चों के साथ भयानक हरकतें करता था। इसी सब की वजह से बच्चों के माँ बाप ने गेमिंग जोन जाने के लिए मना कर दिया। उसके बाद जावेद ने एक जिम खोला उसी मकसद के लिए। 1997 में जावेद को फाइनेंशियल क्राइसिस सहना पड़ा क्योंकि जिस लिए वो अपना बिजनेस खोलता था
उसके लिए बहुत पैसे लगते थे और इसी सब की वजह से वो अपना घर भी बेच दिया। उसके बाद जावेद ने लाहौर शहर का रुख किया। लाहौर शहर में जावेद को एक परफेक्ट हंटिंग स्पॉट मिल गया, वो था दाता दरबार। इधर बेशुमार बच्चे लंगर खाने के लिए आते थे और जावेद उन्हें खाना खिलाने के बहाने अपने घर ले आता था। ज्यादातर बच्चे जो अपने घर से भागे हुए होते थे वो उसी के अड्डों से मिलते थे। यहाँ जावेद इकबाल के लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आता है जब वो दाता दरबार से एक 18 साल के बच्चे को ले आता है। जावेद ने उसके साथ बहुत गलत किया और फिर उसके बाद एक रात जावेद अपने बिस्तर पर सो रहा था कि अचानक उसके सर पे उस लड़के ने जोरदार वार किया। बंदूक से गोली निकली, पहली, दूसरी, तीसरी निकलती ही चली गई। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कुछ ही देर में खून से लथपथ बेहोश हो गया। मोहल्ले वाले उसको जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाते हैं। यहाँ डॉक्टर को कोई उम्मीद नहीं थी कि जावेद इकबाल बच भी पाएगा या नहीं, लेकिन अभी उसकी जिंदगी बाकी थी क्योंकि अभी उसको सैकड़ों जिंदगी का खात्मा करना था। उसकी फैमिली में से कोई भी उसको देखने तक नहीं आता सिवाय उसके माँ के। जब वो होश में आता तो अपनी माँ को देखता और अंदर ही अंदर घुटता रहा। जब पुलिस इंक्वायरी हुई तो जावेद इकबाल को रेप के केस में डाला गया। उसके बाद उसको सबके सामने 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। ये सदमा उसकी मां पर काफी भारी पड़ा और वो कुछ ही समय में गुजर गईं। जावेद इकबाल कसम खाता है कि जिस तरह उसकी मां रोई है उसी तरह वो 100 मां को रुलाएगा। मई 1999 से जावेद अपने बदले का सिलसिला शुरू करता है और सिर्फ 147 दिन में पूरे शहर से 100 बच्चे गायब हो जाते हैं। सबसे पहले वो बच्चों की तस्वीर लेता और उन्हें एक अच्छे होटल में ले जाकर खाना खिलाता और फिर उसके बाद वो अपने घर ले आता और उनके गले पर चैन बांधकर उनको मार देता। फिर उसके बाद बॉडी को एसिड के ड्रम में डाल देता था। ऐसा उसने 1-2 बच्चों के साथ नहीं बल्कि पूरे 100 बच्चों के साथ किया। पुलिस के जांच के बाद यहाँ पर उन विक्टिम की बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया, जिसके बाद पूरे लाहौर में रोने की आवाज सुनाई देती थी और माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल जाने से भी रोकने लगे। यहाँ 100 बच्चों में से 57 बच्चों की तकदीस हो सकी क्योंकि ज्यादातर बॉडीज एसिड में डिजॉल्व हो चुकी थी। 18 फरवरी 2000 को जावेद इकबाल को कोर्ट में पेश किया जाता है और साथ ही उसके 3 साथियों को सजा सुनाई जाती है। साजिद, जिसको 686 साल की सजा सुनाई गई, और बाकी नदीम को 186 साल की सजा सुनाई गई, और एक 13 साल का बच्चा जो आने वाले 42 साल जेल में काटने वाला था। जावेद इकबाल कहने लगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये सब झूठ था। जावेद इकबाल के मुताबिक उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि सड़कों पर रहने वालों को अटेंशन मिल सके और उन्हें एक अच्छा माहौल दिया जाए। उसके बाद जावेद इकबाल अपना स्टेटमेंट तुरंत चेंज करता है और बोलता है कि उनकी हत्या 20 लोग आकर बच्चों को मार गए। 9 मार्च 2000 को जावेद अपना बयान फिर से चेंज करता है और वो कोर्ट में बताता है कि एक्चुअल में कोई भी बच्चे का कत्ल हुआ ही नहीं है। ये सब एक पब्लिक स्टेटमेंट था। कोर्ट में जज ये सब बात को खारिज कर देते हैं। कोर्ट जावेद इकबाल को ये सजा देती है कि जैसे उसने बच्चों का कत्ल किया उसी तरह इसको भी मारा जाए। उसकी बॉडी को 100 टुकड़े किए जाएंगे और बारी बारी उन्हें एसिड में डुबोया जाएगा। जी हाँ, ये सजा को सुनकर पूरा मुल्क चौंक जाता है। जावेद इकबाल को सजा तो सुनाई गई मगर उसको सजा दिया नहीं गया। 9 अक्टूबर 2001 को जावेद इकबाल
जेल के अंदर मरा हुआ पाया गया। उसके साथ साजिद की भी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जायज हुआ जावेद और शाहिद अपनी कमीज का फंदा बनाकर खुदकुशी की है। केस को बीते हुए 20 साल से ज्यादा हो गए, मगर उन बच्चों के लिए मां के दिल में अभी भी जगह है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। धन्यवाद। 2021 के शुरुआत के पहले अरुणाचल प्रदेश के एक पूर्व एमएलए के परिवार में एक अलग ही खुशी का माहौल था। खुशी की वजह थी कि परिवार में एक नए मेहमान का आगमन होने वाला था। परिवार की बहू 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, मगर ये खुशी आ पाती उससे पहले ही इस परिवार पर आफत का पहाड़ टूट पड़ता है। खबर आती है कि गर्भवती बहू की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए तुरंत पुलिस की टीम वहां पर पहुंच जाती है और जांच शुरू हो जाती है। शुरू में लोग तो इसे एक सिंपल रोड एक्सीडेंट का केस समझते हैं, मगर जब पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो ऐसे ऐसे खुलासे शुरू होते हैं, तब हर कोई शॉक्ड रह जाता है। कुछ अपनों ने ही भरोसे और प्रेम का कत्ल किया था। एक मासूम गर्भवती महिला की बेरहमी से जान ली गई थी। इतिहास के सबसे संगीन केस टीची मीना लीसी मर्डर केस की बात कर रहे हैं। तो आखिर ये टीची मीना लीसी मर्डर केस क्या है? एक्सीडेंट और हत्या के सवालों में उलझे इस केस के वास्तव में क्या कुछ हुआ था? आरोपी कौन था और फिलहाल इस केस की क्या स्थिति है? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। जिस तरीके से पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था वो अपने आप में तारीफ के लायक था। वो कैसे, जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ये कहानी टीची मीना लीसी नाम की एक लड़की की है। मीना का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से ही तेज पढ़ाई लिखाई में मीना अपनी पढ़ाई लोकल लेवल में करने के बाद पढ़ाई के लिए अपने गांव से निकलकर ईटानगर आ जाती हैं। ईटानगर जाकर मीना एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लेती हैं। पढ़ाई के दौरान ही मीना की दोस्ती लीसी रोनी नाम की एक लड़के से होती है। लीसी रोनी अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए का बेटा था। ये एमएलए का बेटा था तो आप इसकी हैसियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर भी हैसियत का दरकिनार करते हुए ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदलती है और ये दोनों साथ जीने मरने की कस्में तक खाते हैं। इस दोस्ती को रिश्ते का नाम देने के लिए रोनी और मीना अपने परिवार वालों से बात करते हैं। एक तरफ एक मिडिल परिवार के संबंध में रहने वाली एक लड़की थी और वहीं दूसरी तरफ एमएलए के परिवार से आने वाला लड़का। आर्थिक खाई बड़ी थी, इसलिए दोनों के परिवार वालों ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। मगर जब ऋषि रोनी और मीना शादी के लिए अड़ जाते हैं तो दोनों परिवार इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और फिर 2012 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं और फिर 2014 में मीना और ऋषि रोनी की एक छोटी सी बिटिया का जन्म होता है। बिटिया के जन्म के बाद भी इन दोनों की जिंदगी ठीक तरीके से आगे बढ़ती रहती है। परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए मीना मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट एंड फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर काम करती हैं। इधर लीसी रोनी भी अलग अलग बिजनेस को आगे बढ़ाता रहता है। शादी के बाद अब तक तो काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था, मगर 2017 में चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। मीना तथा लीसी रोनी के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है। समय के साथ ये खटास इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, रोनी मीना से तलाक मांगने लगता है। इस बात की जानकारी दोनों परिवार तक पहुंचती है और दोनों परिवार वाले
दोनों को बैठाकर तलाक की वजह समझाने की कोशिश करते हैं। कोई ठोस वजह न होने पर एक दूसरे को समझाते हैं और साथ रहने के लिए कहते हैं। परिवार वालों की मेहनत सफल रहती है और दोनों फिर से साथ रहते हैं। अगले 2 साल इन दोनों के लिए ठीक ढंग से गुजरते हैं, मगर 2019 में फिर से रोनी तलाक के लिए डिमांड करने लगता है। हालांकि इस बार भी परिवार वाले चीज़ों को संभालते हैं और दोनों लोग साथ रहने लगते हैं। जब ये दोनों साथ रह रहे होते हैं तभी 2020 के शुरुआत में ही मीना अपने परिवार वालों को फिर से गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाती हैं। इस खबर से दोनों ही परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि लंबे समय बाद परिवार में फिर से किलकारी गूंजने वाली थी। परिवार वालों की खुशी इसलिए भी ज़्यादा थी कि अब बेटे बहू में सब कुछ सामान्य हो चुका था। रोनी भी मीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, एक जिम्मेदार पति और पिता की तरह व्यवहार करने लगा था। परिवार में सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। मीना के प्रेगनेंसी को भी 7 महीने हो चुके थे। परिवार में नए मेहमान के आने को लेकर तैयारियां भी शुरू हो रही थीं कि अचानक 5 नवंबर 2020 को दोपहर के समय इस परिवार को एक ऐसी खबर मिलती है जिससे पूरे परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। मीना अपने इनोवा कार से कहीं जा रही थी कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक सुनसान इलाका था। दुर्घटना के कुछ देर बाद आसपास से जब कुछ लोग गुजरते हैं वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करके घटना की जानकारी देते हैं। मौके पर पुलिस वाले आते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी सड़क से नीचे उतरी हुई है। गाड़ी के अंदर एक महिला अकेले बैठी है और उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। तत्काल ही पुलिस वाले मीना को निकालकर पास के अस्पताल ले जाते हैं। यहाँ उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि मीना के पेट में पल रहा बच्चा इस एक्सीडेंट में मर चुका है। शुरू में देखने से लग रहा था कि ये एक ओपन शट केस है, केस यहीं पर बंद हो सकता था, मगर ये एक हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा हुआ मामला था। इसलिए पुलिस उस जगह पर जाती है और अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। इस एक्सीडेंट से जुड़ी एक FIR बंदरदेवा थाने में दर्ज की जाती है। पुलिस वालों को एक बात सबसे ज़्यादा खटकती है कि जब पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं तो कार के अंदर मीना की लाश पड़ी हुई थी, जबकि कार में कोई ड्राइवर नहीं था। इसके अलावा मीना के शरीर पर बहुत गहरे जख्म के निशान थे। उसकी अपेक्षा गाड़ी पे उतनी डेंट दिखाई नहीं देते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि गाड़ी में बैठा शख्स बुरी तरीके से जख्मी हो जाए, यहाँ तक कि उसकी जान चली जाए, मगर गाड़ी बाहर से ज़्यादा डैमेज ना हो। पुलिस को यहीं से इस केस में साजिश की बू आने लगती है। इसलिए तत्काल ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस की कई बड़ी एक टीम बनाई जाती है। पुलिस वाले सबसे पहले घटना के समय कार चला रहे ड्राइवर के बारे में पता करते हैं। सबसे पहले ड्राइवर का नंबर रोनी से लेते हैं। रोनी से मोबाइल नंबर लेकर उससे कांटेक्ट करते हैं। घटना के समय कार को सुवांग नाम का एक व्यक्ति चला रहा था। पुलिस वाले जब ड्राइवर से एक्सीडेंट के होने के बाद भागने की वजह पूछते हैं तो कहता है कि मैं डर गया था इसलिए वहां से भाग गया। पुलिस वाले ड्राइवर की बातों से ज़्यादा संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए अब ड्राइवर को हिरासत में लेने का फैसला किया जाता है। जल्द ही पुलिस वाले ड्राइवर को ढूंढ निकालते हैं और हिरासत में ले लेते हैं। ड्राइवर को देखकर पुलिस का शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। जिस कार एक्सीडेंट में एक महिला मर गई थी, उस कार को चलाने वाला बिल्कुल सही सलामत था। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। जल्द ही ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। कई घंटों की पूछताछ के बाद ड्राइवर एक ही बात का रट लगाए रहता है कि उसकी आंख लग गई और गाड़ी
रोड से नीचे चली गई, जिसमें चोटिल होकर मीना की मौत हो गई। ड्राइवर की रट के आगे पुलिस वाले हार नहीं मानते हैं और लगातार उससे पूछताछ का सिलसिला जारी रखते हैं। इसी बीच मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें कहा जाता है कि मीना की मौत एक्सीडेंट में लगी चोट की वजह से नहीं, बल्कि किसी भारी चीज़ के हमले की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शक जताया जाता है कि हथौड़े जैसी भारी चीज़ से वार किया गया है। उसके शरीर पर अलग अलग हिस्सों पर भी जोर जबरदस्ती के निशान थे। अब पुलिस वाले और ज़्यादा सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं। ड्राइवर से लगातार 4 दिनों तक पूछताछ चलती रहती है। फाइनली 4 दिनों के लगातार के बाद ड्राइवर की सारी चालाकी फेल हो जाती है और अब वो सच बताना शुरू कर देता है। सच सुनकर हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ड्राइवर एक्सेप्ट करता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि पहले मीना की हत्या की गई और फिर उसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया था। अब अगला सवाल था कि आखिर मीना की हत्या किसने और क्यों करवाई। जब ड्राइवर इसका जवाब देता है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। ड्राइवर बताता है कि ये हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मीना के पति लिसी रोनी ने करवाई है। इस खुलासे के बाद 10 नवंबर 2020 को मीना के पति लिसी रोनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए लिसी रोनी से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस के पूछताछ में सिलसिलेवार तरीके से खुलासे होने शुरू हो जाते हैं। खुलासों के मुताबिक जब लिसी रोनी तलाक लेने से नाकाम हो जाता है तो वो अब मीना को जान से मारकर अपने रास्ते से हटाने के प्लान पर काम करने लगता है। इसी प्लान के तहत वो सबसे पहले अपने एक पुराने दोस्त कापवांग लेते लुवांग से मिलता है। ये दोस्त टीरोंग गांव का रहने वाला था। लिसी रोनी अपने दोस्त से कहता है कि वो अपनी बीवी का हत्या करवाना चाहता है, मगर ये हत्या ऐसे होने चाहिए कि किसी को शक भी ना हो। इस मीटिंग के बाद लिसी रोनी का दोस्त मीना की हत्या के लिए पास के ही तिराप जिले से 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को इस हत्या को अंजाम देने के लिए राजी कर लेता है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर थे दतांग सुयांग और ताने खोनियांग। जब ये दोनों राजी हो जाते हैं तो रोनी का दोस्त इन दोनों को लेकर पास के एक होटल में 27 अक्टूबर 2020 को आता है। इस होटल में 28 अक्टूबर 2020 को लिसी रोनी भी आता है। फिर चारों आपस में बैठकर मर्डर प्लान को फाइनल करते हैं। लिसी रोनी अपनी पत्नी के हत्या के बदले कॉन्ट्रैक्ट किलर को 10 लाख देने का वादा करता है। एडवांस के रूप में लिसी रोनी 28 अक्टूबर को 5 लाख रुपए दे भी देता है। बाकी के 5 हत्या करने के बाद देने का वादा किया जाता है। इस मीटिंग में तय होता है कि हत्या करने के बाद रोड एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाएगा ताकि किसी को भी शक ना हो। 30 अक्टूबर 2020 को इन लोगों की एक और मीटिंग होती है। इसमें तय किया जाता है कि दतांग सुयांग मीना का एक नया ड्राइवर होगा और यही हत्या का अंजाम देगा। मगर 2 नवंबर को दतांग सुयांग रोनी के दोस्त से कहता है वो ये काम अकेले नहीं कर सकता है। इसी के बाद इस प्लान में दमरियात खोयांग नाम का एक व्यक्ति शामिल किया जाता है। तय किया जाता है कि 5 नवंबर 2020 को इस हत्या का अंजाम दिया जाएगा। हत्या का अंजाम देने से पहले 4 नवंबर को एक बार फिर से सभी लोग तैयारी का जायजा लेते हैं और हत्या के लिए एक जगह फिक्स कर लेते हैं। प्लान के मुताबिक तारीख आ चुकी थी 5 नवंबर 2020। साजिश के तहत
5 नवंबर की सुबह सुबह लिसी रोनी अपनी वाइफ से कहता है कि एक ज़मीन के डीलिंग के सिलसिले में हमें करसिक्सा जाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर प्लान के मुताबिक दातांग सुयांग नया ड्राइवर मीना और उसके पति को पिक कर लेता है और रास्ते की ओर निकल पड़ता है। ड्राइवर कार की पिछली सीट पर दमरियात खोयांग को भी बैठा लेता है। कार के रास्ते में एक शिव मंदिर मिलता है। तभी कार के पिछले सीट पर बैठे दमरियात अचानक से मीना पर हमला करना शुरू कर देता है। मीना अपने बचाव में हाथ पैर चलाना शुरू कर देती हैं। वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती हैं, मगर कार में मौजूद कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता है। इसी बीच दमरियात पास में रखा लोहे का हथौड़ा उठाकर मीना पर हमला करना शुरू कर देता है और वो तब तक हमला करना जारी रखता है जब तक कि मीना की सांसें थम नहीं जाती। जब सभी को मीना के मरने का पक्का यकीन हो जाता है तो सभी गाड़ी से उतर जाते हैं और बड़े सावधानी से कार को खाई में उतार देता है। फिर मौके से सभी लोग भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद जब कुछ लोग वहां से गुजरते हैं तो उनकी नज़र कार पर पड़ती है और फिर वही लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को ये बात का जवाब तो मिल गया था कि ये एक्सीडेंट नहीं, हत्या है, मगर ये हत्या क्यों की गई थी, इसका जवाब अभी भी जानना बाकी था। आगे के पूछताछ में पुलिस वालों को इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है। इस सब की वजह थी लिसी रोनी की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दरअसल 2016 में ही ऋषि लोनी चूमी ताया नाम की एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है। इसी लड़की के प्यार में पड़ने के बाद रोनी अपनी पत्नी से तलाक लेने की कोशिश करने लगता है। जब रोनी का तलाक लेने का प्लान काम नहीं आता है तो वो अपनी पत्नी की हत्या का प्लान बनाता है और बड़ी ही बेरहमी से 7 महीने की गर्भवती पत्नी की जान ले लेता है। इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए इस साजिश में शामिल एक के बाद एक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। आगे मीना के परिवार वाले लिसी रोनी के गर्लफ्रेंड चूमी ताया पर भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। इस आरोप के बाद इस गर्लफ्रेंड को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ हत्या करने, साजिश करने, सबूत मिटाने, एक अजन्मे बच्चे की जान लेने के आरोप में कई गंभीर धाराओं की तहत मामला दर्ज किया जाता है। आगे इस केस की जांच बढ़ती रहती है और पुलिस वाले जांच करते रहते हैं। इसी बीच 5 जनवरी 2021 को इस केस के कुछ आरोपी अदालत में बेल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, मगर उन सभी की बेल की अर्जी खारिज कर दी जाती है। फिर आगे 4 फरवरी 2021 को 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करती है। इनमें से आगे की सुनवाई के बाद 10 जनवरी 2023 को चूमी ताया और विजय विश्वास उर्फ डेंगू सबूत के अभाव में केस से खारिज कर दिया जाता है, जबकि मीना के पति लिसी रोनी के तहत के साथ कुल 5 लोगों के खिलाफ आरोप तय करते हुए उन्हें जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल इस केस के सभी आरोपी जूली जिला जेल में बंद हैं और अभी इस केस की सुनवाई स्थानीय अदालत में चल रही है। दोस्तों, वैसे तो इन्हें अदालत से सज़ा मिल ही जाएगी, मगर आपके अनुसार एक बेगुनाह को बेरहमी से मारने वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। धन्यवाद।